हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समायोजन युक्तियों वाला जो टॉपिक है उसको डिटेल में कवर करेंगे। हाल ही के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें मैंने एनालिसिस किया है कि जो हमारे नोट्स हैं इनसे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है, क्योंकि जितनी भी रक्षात्मक युक्तियां हैं उनका हमने हमारे नोट्स के अंतर्गत संकलन किया था और काफ़ी शानदार तरीके से जो उदाहरण है वो भी एज इट इज़ एग्ज़ाम के अंतर्गत आ जाते हैं हमारे नोट से। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, हो सके तो नोट डाउन भी कर दीजिएगा। और वीडियो के एंड में हाल के एग्ज़ामों के अंतर्गत जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं, जिनका आंसर आप खुद दे पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कुछ थ्योरी हैं तो वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं। जस्ट इसकी जो अगली स्लाइड है उसमें वो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, तो वो देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए जो समायोजन की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट, इनको दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से? फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधियां और सेकंड है अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि रक्षात्मक युक्तियां, रक्षा प्रक्रम या फिर आत्मछल विधियां। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये भी हमने अगली स्लाइड के अंतर्गत ऐड कर रखा है। तो प्रत्यक्ष विधियां किन को कहा जाता है? यह विधि व्यक्ति के द्वारा चेतन अवस्था में समायोजन से संबंधित समस्या के समाधान हेतु प्रयोग में ली जाती है। तो देखिए जितनी भी प्रत्यक्ष विधियां हैं इनका यूज कहाँ पर लिया जाता है? चेतन अवस्था में समायोजन से संबंधित समस्या के समाधान हेतु। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी प्रत्यक्ष विधियों का संबंध है चेतन अवस्था से। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं ये आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रयासों की संख्या बढ़ाना, जैसे कोई बालक जिसको साइकिल चलानी नहीं आती है, लेकिन अगर वो अपने प्रयासों की संख्या बढ़ा दे तो निश्चित ही वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। आगे यहाँ पर समझौतावादी उपाय अपनाना, ये भी समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, सही चुनाव का निर्णय लेना और समर्पण कर देना, इनके अलावा भी काफ़ी सारे समायोजन के प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आते हैं पॉइंट। लेकिन ये नॉर्मली जो हमारा कंसेप्ट होता है उन पर आधारित हैं। लेकिन आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है, जो समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां हैं वो जितनी भी अप्रत्यक्ष विधियां हैं उनको छोड़ने के अलावा जो भी आपके पेपर में ऑप्शन होंगे वो प्रत्यक्ष विधियों से संबंधित ही होंगे। और देखिए यहाँ पर जो थर्ड नंबर पॉइंट है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, अगर हम आगे वाले दो वर्ड हटा दें लक्ष्यों का और पीछे केवल प्रतिस्थापन रखें, तो देखिए प्रतिस्थापन समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन एग्जाम में पूछ जाए, हाल के एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था और यही इसका सही आंसर है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो वो क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, दमन और प्रक्षेपण। तो आप सभी इसका आसानी से आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो जो देखिए प्रतिगमन है, दमन है और प्रक्षेपण है, ये सभी अप्रत्यक्ष तरीके के अंतर्गत आते हैं समायोजन के। तो अप्रत्यक्ष तरीके कौन कौन से वो सभी हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको आगे बताया था, अप्रत्यक्ष विधियों को रक्षात्मक युक्तियाँ भी कहा जाता है, इनको रक्षा प्रक्रम भी कहा जाता है, इनको आत्मछल विधियाँ भी कहा जाता है। तो अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत क्या होता है? जब व्यक्ति को उनकी कमियों या असफलताओं तथा कमजोरियों से उत्पन्न होने वाले चिंता से स्वयं को बचाने के लिए जिन रक्षात्मक साधनों का प्रयोग करता है उन्हें ही मनोविज्ञान में रक्षात्मक युक्तियाँ कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी व्यक्ति अगर कोई किसी भी चीज़ के अंतर्गत असफल हो जाता है, चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, समझिए कि कोई स्टूडेंट है जिसने आरएस की तैयारी की, उसमें वो अगर असफल हो जाता है तो फिर अगर वो असफल हो गया तो उससे कुछ न कुछ तो उसके अंतर्गत चिंता उत्पन्न होगी। तो उस चिंता से बचने के लिए जिन साधनों को वो यूज में लेता है उनको कहा जाता है अप्रत्यक्ष विद्या या फिर रक्षात्मक युक्तियाँ। तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी युक्तियाँ हैं वो है यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दमन। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम के अंतर्गत हिंदी वाले वर्ड कभी कभार
थोड़े से चेंज आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इंग्लिश अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% चांसेज है कि आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दमन को इंग्लिश में रिप्रेशन, प्रतिगमन को रिग्रेशन, युक्तिकरण, तर्कसंगतिकरण, औचित्य स्थापन, ये तीनों एक ही हैं। अगर हिंदी में आप याद ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आपको इंग्लिश जरूर ध्यान में रखनी है। रैशनलाइजेशन, तादात्म्यकरण को आइडेंटिफिकेशन, क्षतिपूर्ति को कॉम्पेंसेशन, प्रक्षेपण और आरोपण दोनों एक ही हैं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोजेक्शन। तो इन सभी के हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले और देख लेते हैं कि और कौन कौन सी अप्रत्यक्ष विधियां हैं। अंतक्षेपण, इंट्रोजेक्शन, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, उदात्तीकरण, उन्नयन और शुद्धिकरण तीनों एक ही हैं, इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, सहानुभूतिकरण सिंपैथिज्म, दीवा स्वप्न फैंटेसी, प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन, रूपांतरण कन्वर्जेशन और अलगाव विड्रॉल। तो देखिए 15 यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ हैं। इन सभी का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है और इन्हीं जो ये 15 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, इन्हीं से या फिर इन्हीं को मॉडिफाई करके हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। और मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस किए हैं उनमें हमारे इन नोट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं था, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के ये वाले लिखे ही नहीं होते हैं। ये वाला हैं, रूपांतरण हैं, अलगाव हैं। इनके अलावा भी कुछ स्टूडेंट के और भी कुछ हो सकते हैं जो नहीं लिखे होते हैं। तो मैंने सभी को यहाँ पर लिख रखा है और सभी के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि सभी ये चीज़ें क्या होती हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। किसी ऐसी इच्छा के उत्पन्न होने से जो समाज द्वारा या यथार्थ के अनुरूप स्वीकार्य नहीं है। देखिए यहाँ पर ये गौर करने योग्य शब्द हैं, स्वीकार्य नहीं की जा सकती और अहम के द्वारा अचेतन रूप से दबा दी जाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत एक ऐसी इच्छा जो समाज द्वारा स्वीकृत कभी भी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है वो व्यक्ति के अंतर्गत अहम के द्वारा, ठीक है, ईगो के द्वारा अचेतन मन के अंतर्गत धकेल दी जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दमन, रिप्रेशन, प्रतिगमन रिग्रेशन, या फिर रैशनलाइजेशन युक्तिकरण, या फिर आइडेंटिफिकेशन तादात्म्यकरण। इंग्लिश आपको जरूर ध्यान में रखनी है, तभी आपका अगर ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपने केवल युक्तिकरण आप याद करके जाते हैं और एग्जामिनर औचित्य स्थापन पूछ दे तो आप वहाँ पर गड़बड़ा सकते हैं। तो आप इंग्लिश ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दमन। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। सेकंड देखते हैं, डॉक्टर बनने का लक्ष्य परंतु असफलता से एक कंपाउंडर बन संतुष्ट होना, ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न भी कई बार कई एग्जामों के अंतर्गत आया हुआ है, एज इट इज आया हुआ है। मेरे नोट्स के अंतर्गत यही लाइन लिखी हुई है। हालांकि एक एग्जाम के अंतर्गत सेम डिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके सामने भी यही क्वेश्चन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो देखते हैं, ऑप्शन दे रखा है अंतक्षेपण, प्रतिस्थापन, उदात्तीकरण या फिर विस्थापन। देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत बैठता है तब उसको प्रतिस्थापन, विस्थापन ये सभी चीज़ें सेम ही लगती हैं। तो अगर इंग्लिश आप ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए सही आंसर होगा जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन इसका सही आंसर होगा। यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो डॉक्टर बनना चाहता था, उसने काफ़ी अधिक प्रयास किए लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन वो कंपाउंडर बनकर संतुष्ट होता है। तो ये जो चीज़ है इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगर यहाँ पर देखिए उदाहरण एग्जामिनर किसी भी प्रकार का पूछ सकता है, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है, जैसे कि समझिए कि कोई आईएएस बनना चाहता था लेकिन आरएस बनकर संतुष्ट कर लेता है, तो ये सभी उदाहरण किसके होंगे? सब्स्टिट्यूशन के। आगे देखते हैं, व्यक्ति अपने दोषों तथा बुरे कार्यों को दूसरे व्यक्ति पर थोपकर स्वयं की निंदा से बचने की कोशिश करता है। यहाँ पर समायोजन युक्ति कौन सी है वो बताना है। तादात्म्यकरण, क्षतिपूर्ति, प्रक्षेपण, आरोपण या फिर अलगाव। यानी समझिए कि देखिए
एक उदाहरण लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, उसके खुद के अंतर्गत कुछ गलतियां हैं, लेकिन वो स्वयं की गलतियां स्वीकार नहीं करता है और जो अपनी गलतियां हैं वो दूसरों पर थोप कर स्वयं की निंदा करने से बचता है। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आंगन अगर सीधा भी है लेकिन व्यक्ति को नाचना नहीं आता है तो वो ऐसा ही कहेगा कि आंगन टेढ़ा है। तो ये उदाहरण आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंतर्गत ये उदाहरण भी पूछा जाता है या फिर ये जो ऊपर वाली पंक्तियां हैं ये पूछ जाती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा प्रक्षेपण या फिर आरोपण, लेकिन आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है प्रोजेक्शन। आगे देखते हैं, दिन में सपने देखना समायोजन युक्ति है। तो कौन सी इसमें समायोजन युक्ति है? सहानुभूतिकरण, दिवा स्वप्न, प्रतिक्रिया निर्माण, रूपांतरण। आप सभी को पता है दिन में सपने देखता, यहाँ पर जो समायोजन युक्ति है वो है दिवा स्वप्न फैंटेसी। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगता है। इसमें कौन सी समायोजन युक्ति है वो बताना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने आप को उसके अनुसार ढालने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी खूबी है, तो वो अपने अंतर्गत उसके अनुसार बनने की अगर कोशिश करे तो यहाँ पर जो समायोजन युक्ति होगी वो होगी आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्म्यकरण। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन अंतःक्षेपण का भी पूछा जाता है। तो देखिए, अंतःक्षेपण के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो वहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति होता है, दूसरे व्यक्ति की सारी विशेषताओं को अपने अंतर सम्मिलित कर लेता है और अपने आप को उसी के समान मानता है। तो ये चीज़ अलग हो गई है और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन अलग है। कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपने आप को अगर ढालने की कोशिश करे तो वहाँ पर होगा तादात्म्यकरण या फिर आइडेंटिफिकेशन। अंतःक्षेपण वाला जो क्वेश्चन है वो हम आगे भी और देखेंगे। तो आगे देखते हैं, पिछली अवस्थाओं के व्यवहार प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? जैसे कि बाल्यावस्था में लौटना, अंगूठा चूसना। अब एग्ज़ाम के अंतर्गत और भी काफ़ी सारे उदाहरण बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं और हाल ही की एक दो भर्ती के अंतर्गत पूछे भी गए थे। वो प्रश्न मैंने इस वीडियो के एंड में ऐड भी किए हैं, तो वो इसी प्रश्न के उदाहरण हैं। तो देखते हैं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो कि पिछली अवस्थाओं के व्यवहार को प्रदर्शित करता है तो वो कहलाता है प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर होगा, यानी रिग्रेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक क्षेत्र में असफलता की पूर्ति दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके की जाती है। इसमें कौन सी समायोजन युक्ति है? इसका एक अच्छा उदाहरण है, हाल ही के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे। कुछ स्टूडेंट का अच्छा नहीं गया था फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम, तो जिनका भी अच्छा नहीं गया तो वो बाद में थर्ड ग्रेड की प्रिपरेशन में लग गई। थर्ड ग्रेड में अभी उनका काफ़ी अच्छा स्कोर बन रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका इस बार रीट मेंस के अंतर्गत पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन वो वापस तैयारी में जुट गए हैं आगे आने वाली भर्ती, क्योंकि अभी दिसंबर के अंतर्गत इलेक्शन है। 100% श्योरिटी है कि सारी वैकेंसियाँ वापस आएगी, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि वो सभी वैकेंसी निकाले और वो वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगी, तो वैकेंसियाँ आनी स्वाभाविक हैं। तो वैकेंसियाँ आएगी और जब भी एग्ज़ाम होगा तो जो ये रीट के स्टूडेंट जो अब यहाँ पर अपने आप को मान रहे हैं कि हम सेफ़ नहीं हैं, वो तैयारी में लग चुके होंगे और वो अपनी क्षतिपूर्ति वापस जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है उसके अंतर्गत निकालेंगे। और इस प्रकार के उदाहरण काफ़ी अधिक हैं। तो ये जो उदाहरण है ये उदाहरण है किसका? ऑप्शन नंबर 4 क्षतिपूर्ति का, कॉम्पेंसेशन। यानी एक क्षेत्र में अगर आपको असफलता मिली है तो दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके समायोजन स्थापित करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर यह है, इनमें कौन सी समायोजन युक्ति है? दो कथन दे रखे हैं, अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं। दमन, प्रतिगमन, तर्क संगतिकरण या फिर युक्तिकरण, औचित्य स्थापन, रैशनलाइजेशन या फिर तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए, दमन का, प्रतिगमन का और तादात्म्यकरण का मैंने आपको ऑलरेडी आगे बता दिया है।
तो इसका सही आंसर आप सभी ये ध्यान रखिएगा, युक्तिकरण, तर्कसंगतिकरण या फिर औचित्य स्थापन। थर्ड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब देखिए, औचित्य स्थापन या फिर रैशनलाइजेशन ये होता क्या है। इस रक्षा प्रक्रम में व्यक्ति अपनी कमियां, गलतियां जो भी होती है व्यक्ति से, उनको विभिन्न रूपों में सही ठहराकर युक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कोई व्यक्ति है जिसको कोई वस्तु प्राप्त अगर ना हो तो वो उसके मुंह से यही सब निकलेगा कि अंगूर खट्टे हैं। और दूसरा कथन है कि अंगूर मीठे हैं, यानी व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है वही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती है उनकी वो निंदा करता है। यानी नींबू मीठे हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है जो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट जॉब के अंतर्गत था या फिर कोई व्यापार करता था, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी करके रेट की तैयारी की या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की, अगर वो उसकी नौकरी नहीं लगती है तो नौकरी नहीं लगने पर वो यही कहेगा कि ये नौकरी मेरे लायक नहीं थी, मेरे योग्य नहीं थी, और मैं अपने व्यापार के अंतर्गत या फिर किसी और क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी अच्छा कर दूंगा। यानी अपने आप को, जो अपनी उनकी कमियां रह गई उन कमियों को स्वीकार करने की बजाय उनको सही ठहराता है और युक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के अंतर्गत ये जो लाइन है ये भी पूछी हुई है, ये वाले जो दोनों कथन है ये भी आए हुए हैं। तो आपसे अगर दोनों कथन पूछे तो भी आपका आंसर यही है, ये पंक्ति पूछे तो भी आपका आंसर यही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। व्यक्ति अपनी जो भी कमियां और गलतियां होती है उनको सही ठहराता है और सही ठहराकर कुछ जो भी कथन होते हैं या फिर युक्ति होती है उनका प्रयोग करता है, यानी अपनी बात को वो सही मनवाता है गलती होने के बावजूद भी। आगे चलते हैं। जब व्यक्ति अपनी असफलताओं के कारण अपनी पहचान ही बदल लेना चाहता है तो इसको क्या कहते हैं। देखिए, इसको दमन नहीं कहते हैं, प्रतिगमन भी नहीं कहते हैं, प्रक्षेपण आरोपण भी इसको नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है अलगाव यानी विड्रॉल। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। यानी कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईएएस की, और 4-5 अटैम्प्ट देने के बाद में भी वो सफल नहीं हो रहा था, तो अपनी असफलताओं के कारण फिर वो वहाँ से जो भी उसके जितने भी फ्रेंड सर्कल जो कुछ भी हो उन सभी से वो दूर हट जाता है और अपनी पहचान को बदलने की कोशिश करता है। और अपनी पहचान को बदलना ही जो है वो समझने युक्ति है अलगाव यानी विड्रॉल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। किस रक्षा प्रक्रम में व्यक्ति के द्वारा अपनी कमियों या दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज के द्वारा स्वीकृत रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ दिया जाता है। देखिए, इसका एक काफ़ी अच्छा उदाहरण है। समझिए कि कोई एक डाकू है जो कि काफ़ी खूंखार था, लेकिन समय बदलने के साथ में वो जो भी समाज के अंतर्गत मान्य कार्य हैं वो करने लग जाता है, यानी अच्छे कार्य करने लग जाता है। पहले वो डाकू था, बाद में वो साधु संत या फिर कुछ अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण सेट बैठता है जो यहाँ पर पूरा कथन है, व्यक्ति द्वारा अपनी कमियां या फिर दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ दिया जाता है। तो यानी वो उसके अंतर्गत पहले कुछ दमित इच्छाएं थी, कुछ भी हो, या फिर आप समझ सकते वो डाकू था या फिर उसमें जो भी नकारात्मक चीज़ें थी, लेकिन इन सभी चीज़ों से हटकर वो कुछ समाज के द्वारा जो स्वीकृत रचनात्मक कार्य हैं उनकी तरफ अपने आप को मोड़ देता है। तो इस प्रकार का जो भी व्यक्ति होगा वो क्या कर रहा है, उदात्तीकरण, उन्नयन या फिर शुद्धिकरण कर रहा है, यानी सब्लिमेशन। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप हिंदी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि बिना इंग्लिश के काफ़ी चांस हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि इतने कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दे देते हैं हिंदी में कि वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश अगर आपको पता होगी तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे यहाँ पर, जब व्यक्ति अपने नकारात्मक संवेगों को संबंधित बलशाली व्यक्ति से हटाकर किसी दूसरे निर्बल तथा तटस्थ व्यक्ति या वस्तु पर स्थापित करता है तो उसको क्या कहते हैं।
देखिए इसको भी आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई बालक हैं, आ, ठीक है, घर के अंदर के दो बालक हैं, ये ए है और ये बी है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आ, पिताश्री आते हैं इन दोनों के घर पे। तो घर पे आकर पिताजी ने ए को यानी बड़े भाई को कुछ काम दिया था, लेकिन उसने काम सही से किया नहीं। तो पिताजी ए को डांट देते हैं बुरी तरीके से। तो अब ये वापस स्वाभाविक है, वो अपने पिता को डांट नहीं सकता, तो वो अपनी भड़ास या फिर अपना गुस्सा अपने छोटे भाई पर निकालता है। तो इस प्रकार का जो समायोजन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन। ये नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो यही देखिए पूरा जो कथन है एग्जाम के अंदर एज इट इज आता है। जब व्यक्ति अपने नकारात्मक संवेगों को संबंधित बलशाली यहाँ पर कौन है? उसके पिताजी व्यक्ति से हटाकर किसी दूसरे निर्बल, यानी निर्बल कौन है? उसका छोटा भाई, या तटस्थ व्यक्ति, यहाँ पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, उस पर स्थापित करता है, स्थानांतरित कर देता है, तो उसको कहा जाता है विस्थापन। आगे यहाँ पर देखते हैं, इनमें कौन सी समायोजन युक्ति है? देखिए ये भी यहाँ से भी एग्जामों के अंतर्गत प्रश्न आए हुए हैं। मुंह में राम बगल में छुरी बगुला भगत। तो देखिए ये जो दोनों कथन है यहाँ पर, ये है रिएक्शन फॉर्मेशन के। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। प्रतिक्रिया निर्माण की ये दोनों कथन है। मुंह में राम बगल में छुरी बगुला भगत, यानी अगर हम रिएक्शन फॉर्मेशन की परिभाषा की बात करें तो ये होगी अंतर्निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कुछ और है लेकिन उसके जस्ट अपोजिट वो व्यवहार कर रहा है, तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। यानी मुंह में राम बगल में छुरी बगुला भगत। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई एक ऑफिस है, ऑफिस के अंतर्गत बॉस के द्वारा किसी खुद के जो एम्प्लॉय है उसको डांट दिया जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉय है उसके अंतर्गत भी पूरी इच्छा है कि अगर वो मेरा बॉस नहीं होता तो मैं भी उसको फटकार सकता था। यानी यही चीज़ है कि जो एम्प्लॉय है उसके अंतर्गत आंतरिक जो इच्छा है वो तो है वापस उसको बॉस को फटकार दे, लेकिन वो जस्ट उसके अपोजिट व्यवहार करता है अपने बॉस से। उस खुद को पता है कि अगर उसने उसको बॉस को डांट दिया तो वो उसकी जॉब चली जाएगी, तो चुपचाप सहन करता है और जो भी बॉस कहता है वो सुनता है। तो अंतर्निहित इच्छा के विपरीत व्यवहार करना प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है, और इसके ये दो उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। आगे देखते हैं, अंतर्द्वंद के बचाव के लिए शारीरिक रोगों का सहारा लेना। तो ये देखिए काफ़ी कम स्टूडेंट के द्वारा ये पढ़ा गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये कथन है ये किससे संबंधित है? अंतर्द्वंद से बचाव के लिए शारीरिक रोगों का सहारा लेना, जैसे कि युद्ध के भय से अंधेपन की बातें करना आदि। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये है रूपांतरण का, यानी कन्वर्जेशन। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। तो रूपांतरण की यहाँ पर ये परिभाषा है, यानी कोई भी अंतर्द्वंद है उससे अगर व्यक्ति बचाव चाहता है तो वो अपने शारीरिक रोगों का सहारा लेता है। हालांकि उसको कोई रोग हो या ना हो, लेकिन उसका सहारा लेता है और सहारा लेकर इस द्वंद्व से बचने का प्रयास करता है, समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो ये रूपांतरण की परिभाषा है। इसका एक उदाहरण भी है, युद्ध के भय से अंधेपन की बातें करना। किस रक्षा प्रकरणों में व्यक्ति अपने आप को दूसरों से अत्यधिक सहानुभूति ग्रहण करने की कोशिश करता है? तो ये सिंपल है, सहानुभूति नाम से आप इसको कर सकते हैं, सहानुभूतिकरण, सिंपैथिज्म। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, व्यक्ति अपनी पहचान भूलकर किसी अन्य व्यक्ति में ही अपने आप को पूर्णतः समाहित कर लेता है, यानी दूसरों की विशेषताओं को अपने अंतर्गत देखता है। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा किसकी है? देखिए ये परिभाषा है अंतःक्षेपण की। अगर व्यक्ति अपने आप को दूसरों को देखकर उसके जैसा बनने की, उसके जैसा अपने आप को ढालने की अगर कोशिश करता है तो वो तो होगा आइडेंटिफिकेशन। और यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है, व्यक्ति अपनी पहचान भूलकर, यानी व्यक्ति खुद क्या है उसको वो पूरा ही कंप्लीटली भूल जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को ही अपने आप में उसको पूर्णतः समाहित कर लेता है, जो दूसरा व्यक्ति है उसको।
यानी दूसरों की विशेषताओं को अपने अंतर्गत कंप्लीटली देखना, ये अंतक्षेपण कहलाता है। इंट्रोजेक्शन, तो दोनों अलग अलग है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि एग्जाम के अंतर्गत अंतक्षेपण और जो आइडेंटिफिकेशन है दोनों ऑप्शन के अंतर्गत होते ही नहीं है, और 90% चांस है कि अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं आइडेंटिफिकेशन के। अंतक्षेपण के काफ़ी कम प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीटली दे दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जामों के अंतर्गत आए हैं, हाल ही के जो एग्जाम हुए रिट मेंस, तो उनको हम देखते हैं। और देखिए जो भी स्टूडेंट जीके टेक एजुकेशन की एप्लीकेशन से नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर एनसीईआरटी और आरबीएससी का काफ़ी शानदार मैटर अवेलेबल है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाल ही के रिट मेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। अलग अलग सब्जेक्ट में काफ़ी सारे प्रश्न आए थे समायोजन की जो ये युक्तियाँ हैं इनसे संबंधित, तो इन सभी को देखते हैं। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित हैं और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती हैं, तो यह समायोजन तंत्र है। तो ये कौन सा है? प्रतिगमन, दमन, आक्रमण या फिर अवसाद। इंग्लिश में अगर हम देखें तो रिग्रेशन और रिप्रेशन, रिग्रेशन, डिप्रेशन। देखिए जस्ट अगर हम बात करें तो सी और डी हमने आगे जितना भी कवर किया है, सी और डी तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो दो ऑप्शन तो आप पहले ही काट सकते हो, अवसाद और आक्रमण। आपके पास केवल प्रतिगमन और दमन ऑप्शन में बचते हैं। दमन आप सभी को पता है, समाज विरोधी जो भी चीज़ें होती है उनका दमन अहम के द्वारा कर दिया जाता है और अचेतन मन में धकेल दिया जाता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। और मैंने आपको बताया था रिग्रेशन यानी पूर्व अवस्थाओं के अंतर्गत लौटना, जैसे कि बाल्यावस्था के अंतर्गत लौटना, अंगूठा चूसना। यहाँ पर वही बात है, रिद्धिमा में ध्यान की कमी से वो पीड़ित हैं और वह शिशु के जैसे व्यवहार करती है, यानी वो अपनी पूर्व अवस्थाओं के अंतर्गत लौटने जैसे व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये उदाहरण किसका है? तो जस्ट एज इट इज क्वेश्चन है, ये अलग अलग पेपर के अंतर्गत आया हुआ है, रिट मेंस के अंतर्गत, तो इसका भी सेम यही आंसर होगा, प्रतिगमन। यानी कोई 8 साल का बच्चा है, वो उसका कोई छोटा भाई है, उसके जैसे ही चलने की कोशिश करता है घुटनों के बल पर, तो यानी वो अपने पूर्व अवस्था के अंतर्गत लौट रहा है। तो ये क्या है? प्रतिगमन, इंग्लिश में कहे तो रिग्रेशन। मैंने आपको यहाँ पर देखिए दमन के बारे में बता दिया है। युक्तिकरण, युक्तिकरण यहाँ पर देखिए औचित्य स्थापन भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, आपको केवल ये ध्यान में रखना है, रैशनलाइजेशन और क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन। आगे देखते हैं, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का जो प्रयोग है करना क्या कहलाता है? तो देखिए ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रक्षात्मक युक्तियाँ। तो देखिए जो समायोजन की दो विधियाँ हैं, फर्स्ट विधि है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष विधि का संबंध है चेतन मन से। सेकंड जो विधि है अप्रत्यक्ष या फिर रक्षात्मक युक्तियाँ, उनका संबंध किससे है? अचेतन मन से। आगे यहाँ पर देखते हैं, समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पर गलत है वो बताना है। यह संतुलन प्रदान करता है, तो देखिए ये सही है। यह समस्या का समाधान करता है, ये भी यहाँ पर सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो देखिए यहाँ पर यह कथन गलत है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो एडजस्टमेंट काफ़ी अधिक ज़रूरी है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, सभी को एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। आई होप आपको कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मैटर मैंने आपको दिया है उसका आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम के टाइम अगर आप रिविज़न करके जाएंगे तो निश्चित ही आपको वहाँ से वो प्रश्न 100% आएगा, छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, अगर आप इंग्लिश को भी ध्यान में रखते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।